हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सिरमा एसजीएस के क्वार्टर फोर के कॉन कॉल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स हमने ऑलरेडी क्वार्टर फोर के इनके डिस्कस कर लिए थे, तो उसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके साथ साथ सिरमा एसजीएस का कंप्लीट बिजनेस मॉडल और इस कंपनी के बारे में भी एक वीडियो हमने बनाया है। इनका बिजनेस मॉडल काफी क्रिटिकल है, आपको समझने में टफ हो सकता है, तो इस बिजनेस को समझने के लिए मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप लोग इनका बिजनेस मॉडल समझ सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इनके कॉन कॉल जो क्वार्टर फोर में हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो क्योंकि काफी सारे कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं। एक साथ सबके वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिले हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको ज्यादातर कंपनीज के मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपडेट्स देने की कोशिश करूंगा, नंबर्स एंड कॉन कॉल्स का। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉन कॉल्स था क्वार्टर फोर में। मैंने जितने भी कॉन कॉल्स पढ़े उसमें वन ऑफ द बेस्ट कॉन कॉल था सिरमा एसजीएस का। जो टॉप 10 मैंने कॉन कॉल्स निकाले उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कॉन कॉल था यहाँ पे सिरमा एसजीएस का। कंपनी यहाँ पे किस तरीके से कैपेक्स कर रही है, किस तरीके से मार्जिन्स को लेके देख रही है, न्यू एज बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर रही है और फ्यूचर आउटलुक क्या है, सब कुछ इन्होंने कॉन कॉल्स में बहुत मैच्योर तरीके से शेयर किया है। और इनका बिजनेस जो इनका मैनेजमेंट है, सॉरी, वो बहुत ज्यादा मैच्योर मैनेजमेंट है, तो इनको सुनने में मजा आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो FY26 के नंबर्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने रेवेन्यू को FY26 में 27% से बढ़ाया है। करीबन 4,800 करोड़ के आसपास का इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू किया है। और कंज्यूमर बिजनेस, ये लोग क्या था, पहला यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रीज वगैरह के पार्ट्स ये ज्यादा असेंबल करने में फोकस करते हैं। लेकिन वहां पे क्या था, मार्जिन्स लो थे, वॉल्यूम हाई था, तो वहां पे इनको ज्यादा वॉल्यूम्स बनाने पड़ते थे और वॉल्यूम्स के ऊपर खेलना पड़ता था। तो कंपनी ने अब यहाँ पे हाई मार्जिन्स बिजनेस के अंदर जो है वो एंटर किया है, चाहे मेडटेक हो, हेल्थ केयर हो, आईटी एंड रेलवेज हो, ठीक है। तो ये सारे जो बिजनेसेस है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करी है कंपनी, हाई मार्जिन्स वाले बिजनेस के ऊपर। तो जो न्यू एज बिजनेस के ऊपर कंपनी फोकस करी है, और कंज्यूमर को अगर निकाल दे तो न्यू एज बिजनेस को तो कंपनी ने 38% से ग्रो किया है। तो इसका मतलब ये बनता है कि कंपनी जो नए बिजनेसेस है, जो हाई मार्जिन्स वाले बिजनेसेस है जिसमें एंटर कर रही है, उसमें कंपनी जो है वो काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है चीजों को और काफी ज्यादा सक्सेस वहां पे इनको मिल रही है। उसके अलावा EBITDA में इन्होंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे 68% की ग्रोथ देखने को मिली है। करीबन यहाँ पे 550 करोड़ के आसपास का जो है वो EBITDA इन्होंने किया है। 11.5-12% के आसपास का EBITDA मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया FY26 के अंदर, और 2.7% से इन्होंने यहाँ पे अपने EBITDA मार्जिन को भी इंप्रूव किया है। बहुत अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है इतनी सारी ग्लोबल वॉलिटिलिटी के बीच में भी, ठीक है। Q4 का इनका जो मतलब नंबर्स थे Q4 में, तो इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टर था। करीबन यहाँ पे देख सकते हो 1500 करोड़ का रेवेन्यू किया, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब लिटरली इतना ग्रोथ कंपनी ने कभी भी शो नहीं किया था जब से लिस्ट हुए तब से। लेकिन कंपनी ने Q3 में बोला था कि नहीं, हम अपने जो भी यहाँ पे टारगेट्स हैं रेवेन्यू के वो जरूर फुलफिल करेंगे। वो चीज करके दिखाई, 56% की रेवेन्यू ग्रोथ थी Q4 के अंदर, और PLI स्कीम का इनको बेनिफिट मिला है 38 करोड़ का फुल ईयर बेस पर। अब यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप को देखते हैं, किस तरीके से कहां से रेवेन्यू कंपनी का आता है और हाई मार्जिन्स वाले बिजनेस को किस तरीके से कंपनी यहाँ पे जो है वो ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले देखो इनका मार्जिन्स का एक्सपेंशन क्यों हुआ है। तो इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो हुआ है। 41% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो ग्रो हुआ है। और एक्सपोर्ट बिजनेस एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है, ये जितना बढ़ेगा उतना कंपनी का ओवरऑल जो है वो मार्जिन्स भी एक्सपेंशन होगा। टोटल यहाँ पे 1200 करोड़, टोटल जो 4,800 करोड़ आसपास का रेवेन्यू किया उसमें से 1200 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट से आया है। मतलब यूरोप है, उसके अलावा जो भी यहाँ पे अमेरिका है, उसके अलावा मिडल ईस्ट है, वहां पे लोग अपने जो पार्ट्स सप्लाई करते हैं या बिजनेस सप्लाई करते हैं, वहां से इनको एक्सपोर्ट से बिजनेस से बहुत अच्छा रेवेन्यू आया है। टोटल रेवेन्यू का 25% जो है, परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 25% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। ये एक अच्छी बात भी है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी है। डोमेस्टिक तो अच्छा कर ही रहे हैं, एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं, जिससे इनके मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा सेगमेंट की बात करें तो इनका सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है आईटी और रेलवे वाला बिजनेस, 74% से ग्रो हुआ है। लेकिन ये एक चीज ये भी है कि ये बिजनेस क्यों इतना ग्रो हुआ है, तो एक लो बेस बिजनेस था, मतलब लो बेस के ऊपर ये लोग यहाँ पे जो है वो थे, इस वजह से ये बिजनेस इतना ग्रो हुआ है। बाकी नॉर्मली यहाँ पे भी कंपनी कह रही है आने वाले क्वार्टर्स में 30-40% का ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे 39% का ग्रोथ है, और हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे 36% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये टॉप जो 3 इनके यहाँ पे सेगमेंट है वो सबसे तेजी से ग्रो हुआ है इस मतलब इस क्वार्टर के अंदर, मतलब फुल ईयर के अंदर समझ लो।
ओडीएम बिजनेस, ओडीएम क्या है जी? ये मतलब एक तो है कि ये पार्ट वगैरह असेंबल करके किसी को दे देते हैं, जैसे किसी को रिमोट्स बना ले, उसमें पीसीबी असेंबल करना है तो इनको रिमोट वगैरह भेज देते हैं, ये लोग पीसीबी उसमें असेंबल करके वापस से जो प्रोडक्ट है वो कंपनी को दे देते हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इनको मिलता है कि भाई ऐसा डिजाइन वाला मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, आप बना के मेरे को दीजिए, डिजाइन करके ये लोग देते हैं। लेकिन ओडीएम में क्या होता है कि ये कंपनी पूरा सॉल्यूशन जो है वो ओईएम्स को डिलीवर करके देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब प्रोडक्ट को फाइंड भी ये लोग करते हैं, डिजाइन भी ये लोग करते हैं, टेस्टिंग वगैरह भी ये लोग करते हैं। तो जो ओडीएम है ना, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ये इनका सबसे हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। और ये जितना तेजी से ग्रो होगा उतना हाई मार्जिन के अंदर एक्सपेंशन होगा कंपनी के लिए। तो देख सकते हो दो रीजन से, एक तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी का 41% से ग्रो हुआ, और दूसरा जो ओडीएम बिजनेस है वो पहले 12% टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे ओडीएम से आता था, अभी यहाँ पे 17% ओडीएम से आता है। टोटल 825 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो इनका ओडीएम बिजनेस से आया है, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, कस्टमर वाइज अगर बात करें तो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी कंपनी का इतना हाई नहीं है। ठीक है, मतलब काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है कस्टमर्स के अंदर भी। टॉप 5 कस्टमर्स जो इनके हैं वो यहाँ पे 34% रेवेन्यू दिए हैं FY26 के अंदर इनको। टॉप 10 यहाँ पे 47% और टॉप 20 से 63% रेवेन्यू कंपनी का आया है। तो कस्टमर वाइज भी यहाँ पे ये कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड है। देन यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे मार्च 26 के बेस पर अगर बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पे 6,600 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू मौजूद, सॉरी ऑर्डर बुक मौजूद है, जो कि इनके FY27 एंड जो FY28 है उनके यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी को बहुत अच्छे से शो करता है। और उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर 29% का ऑर्डर बुक है टोटल ऑर्डर बुक का, कंज्यूमर में 30%, इंडस्ट्रियल 24%, हेल्थ केयर 5% और आईटी और रेलवेज 11%। ठीक है, और ये इसमें क्या है ना कि ऑर्डर बुक अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इनको 3-4 महीने का ही मिल सकता है ऑर्डर बुक, कुछ में 12 महीने का, कुछ में 18 महीने का। तो ये मतलब कह रहे हैं कि हमारा जो एज ऑफ नाउ रेवेन्यू ब्रेकअप है सेगमेंट वाइज, उसी तरीके से आगे भी हमारा ऑर्डर बुक यहाँ पे मैच हो रहा है, उसी तरीके से ही हम लोग यहाँ पे डिलीवर करेंगे। कंज्यूमर बिजनेस को हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल और रेलवे बिजनेस हो गया, हेल्थ केयर बिजनेस हो गया, उसको ज्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे जो है वो डेट भी बहुत अच्छे से रीपेड किया है। अगर बात करें तो FY27 जब स्टार्ट हुआ तो ये बहुत हाई डेट के ऊपर कंपनी जो है वो थे, 264 करोड़ का यहाँ पे कर्जा था कंपनी के ऊपर। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर देखोगे तो कंपनी ने इतने अच्छे से कैश जनरेट किया कि रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो रीपेड किया, और एज ऑफ नाउ 467 करोड़ का यहाँ पे जो है वो कंपनी नेट कैश पोजीशन में है। ठीक है, तो 611 से यहाँ पे मतलब डेट रिडक्शन अगर मैं बात करूं तो 611 का जो मतलब डेट था वो अभी यहाँ पे घट के हो गया 353 करोड़ का। तो कंपनी ने डेट भी अच्छे से मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का अच्छे से इंप्रूव हुआ है, डेट भी रिडक्शन हुआ है, और कैश के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे ज्यादा आई है। ठीक है, बाकी कस्टमर एक्विजिशन की बात करें तो नए कस्टमर 32 नए कस्टमर्स यहाँ पे कंपनी ने जो है वो ऑनबोर्ड किए हैं FY26 के अंदर, जो कि FY27 के ऑर्डर विजिबिलिटी को यहाँ पे दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी गाइडेंस किस तरीके से दे रही है। तो भाई बहुत अच्छा गाइडेंस है कंपनी का। आने वाले टाइम में भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आराम से आने वाले 2 से 3 साल तक जो है वो 35% से ग्रो हो सकेंगे, और 35% का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने FY27 के लिए भी दिया है। उसके अलावा EBITDA टारगेट यहाँ पे 10.5 से 11%। आप कहोगे कि 12% के आसपास का इस क्वार्टर यहाँ पे इन्होंने EBITDA जो है वो डिलीवर किया और अब गाइडेंस क्यों घटाया है। तो कंपनी का कहना है कि हम लोग जो है एज ऑफ नाउ काफी सारी चीजों से डील कर रहे हैं, जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, और इनका 25% बिजनेस जो है वो आता है अपने ये एक्सपोर्ट से, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई है। तो रॉ मटेरियल भी इनके जो है वो काफी डिपेंड है इंपोर्ट के ऊपर। तो इस वजह से कंपनी कह रही है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स अभी हैं उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव EBITDA मार्जिन्स दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो हम अपने EBITDA मार्जिन्स का जो टारगेट है या फिर जो EBITDA मार्जिन्स हमने दिया है उसको हम जो है वो इंक्रीज भी करेंगे आने वाले क्वार्टर में। 700 करोड़ के EBITDA यहाँ पे होते अगर 10.5-11% का हम लोग जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट करें तो। ठीक है, ग्लोबल वॉलेटिलिटी की वजह से EBITDA मार्जिन्स इन्होंने थोड़ा सा कम टारगेट दिया है। एक्सपोर्ट का टारगेट अभी 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट रेवेन्यू था इस क्वार्टर। कंपनी कह रही है कि आने वाले FY27 के अंदर हमारा टारगेट है कि हमारा 1500 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से है, जिससे हमारे मार्जिन और भी इंक्रीज हो। ठीक है,
ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाली ग्रोथ ले रही है। एक तो यहाँ पे मार्केट शेयर ये लोग यहाँ पे तेजी से कैप्चर कर रहे हैं, उसके अलावा अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। मैडटेक वाला अगर देखोगे आप लोग तो कुछ साल पहले इनके पोर्टफोलियो में मैडटेक का बिजनेस था ही नहीं। एज ऑफ नाउ मैडटेक वाले जो डिवाइसेस है उसको कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके अपने टोटल रेवेन्यू का 7 से 8% यहाँ से आता है इनका। और उसके अलावा डिफेंस वाले प्रोडक्ट ये ऐड करने जा रहे हैं, अभी ऐड नहीं किया डिफेंस, लेकिन आने वाले टाइम में ऐड करने वाले। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जीज के भी कुछ प्रोडक्ट ऐड करने वाले, उसकी भी बात करते हैं। उसके अलावा कैपेक्स प्लान की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, आप लोग अगर इस कंपनी को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये लोग पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पीसीबी प्लांट ये लोग जो है वो बना रहे हैं। किसके साथ मिलके, तो मैं नाम भूल गया, सिन्हूप करके एक कंपनी है कोरिया की, शायद सिन्हूप ही है, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ या फिर कंपनी का नाम गलत ले रहा हूँ तो माफी चाहूंगा। लेकिन पीसीबी का पूरा प्लांट ये लोग बिठा रहे हैं उस कंपनी के साथ, और 75% उसमें इनका हिस्सा होगा, 25% वो कोरियन कंपनी का होगा। और बेनिफिट इनको ये होगा कि वो जो कोरियन कंपनी है काफ़ी रेप्यूटेड है इस बिजनेस के अंदर, तो उनको जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो कोरियन कंपनी के, उसका भी फायदा मिलेगा। तो नए क्लाइंट इनको जोड़ना काफ़ी आसान रहेगा, और जो ऑलरेडी रेप्यूटेशन है उस कंपनी का उसका भी फायदा इनको भी मिलेगा अपने बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो 800 करोड़ वहां पे ये लोग टोटल कैपेक्स कर रहे हैं वो पीसीबी का पूरा प्लांट बिठाने में, और 2 फेसेस के अंदर वो पूरा प्लांट आएगा। इनिशियल फेज के अंदर इन्होंने टोटल यहाँ पे 400 करोड़ का कैपेक्स जो है वो अनाउंस किया है, जो ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी उसमें ये लोग यहाँ पे 50 करोड़ का कैपेक्स कर चुके हैं। इस ईयर यहाँ पे ये लोग टोटल और 250 करोड़ का जो है वो कैपेक्स करेंगे। 100 करोड़ का कैपेक्स जो है वो अगले साल आएगा, और सेकंड फेज जो है उसमें भी ये लोग और यहाँ पे कैपेक्स करेंगे, और वो कैपेक्स जो है सेकंड फेज का वो आएगा मिड FY29 के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा ये सारा तो कैपेक्स है, ये तो पूरा यहाँ पे पीसीबी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बिठा रहे हैं, ये तो अलग से कैपेक्स कर रहे हैं। और दूसरे बिजनेसेस की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इस साल ये लोग टोटल और 100 से 150 करोड़ का कैपेक्स करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग अपने जो भी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइजेशन पीक के ऊपर है, तो उसको भी यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज को 20% बढ़ा रहे हैं, कुछ को 15%, इस तरीके से वहां पे भी टोटल 100 से 150 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। तो ये इतना सारा कैपेक्स क्या दिखा रहा है कि फ्यूचर आउटलुक बहुत ही शानदार है, काफी हेल्दी डिमांड यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर है, और हो भी क्यों ना भाई, काफी यूज मार्केट है। और यहाँ पे इतने अच्छे से अगर ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है तो डेफिनेटली कैपेक्स भी इन लोगों को लगेगा अच्छा खासा तगड़ा कैपेक्स। देख सकते हो कितना कैपेक्स कंपनी कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे हर एक सेगमेंट के किस तरीके से ग्रोथ आ रही है, तो देखो आईटी एंड रेलवेज जो टोटल रेवेन्यू का अभी एज ऑफ नाउ काफी स्मॉल पोर्शन यहाँ पे इस सेक्टर से कंपनी का आता है, ठीक है। और इसमें लोग यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कह रही है कंपनी यहाँ पे टच में है। उसके अलावा ये जो दूसरी है ना, ये आईटी रेलवेज के अंदर तो कंपनी कस्टमर से बात करी है, लेकिन जो आईटी है उसमें तो डिमांड का कोई इश्यू ही नहीं है, वो तो एसेंशियल चीज है भाई, सबको चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसमें लैपटॉप, मदरबोर्ड, मेमोरीज से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसको ये लोग कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि हम लोग 80-90% जो पास्ट में ग्रो किया लो बेस के ऊपर इतने तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर 30-40% का कंटिन्यू ग्रोथ हम लोग डिलीवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से तो इंडस्ट्रियल जो चीजें वो उसमें भी यहाँ पे पावर मैनेजमेंट एंड अदर चीज से वहां से भी ग्रोथ आने के चांसेस हैं। ऑटोमोटिव कह रही है कंपनी के डोमेस्टिक में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो हमने पहली बार इस ईयर 125 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया ऑटोमोटिव्स के अंदर भी, तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट की अच्छी ग्रोथ आ रही है। मेडटेक में अगर बात करें तो कंपनी का यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यहाँ से भी 500 करोड़ का रेवेन्यू है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू में मेडटेक का। और कंज्यूमर बिजनेस जो है वो कंपनी जो है वो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता ही है इनका, लेकिन ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं क्योंकि एक ये लो मार्जिन हाई वॉल्यूम वाला बिजनेस है, और ये कह रहे हैं कि इसमें हम लोग 8 से 10% का ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं, 1600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू FY27 के अंदर, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी यहाँ पे कंपनी जो है वो और ऐड कर रही है, जिससे क्या इनके मार्जिन्स भी ज़्यादा एक्सपांशन हो और डिमांड भी बढ़े इनके प्रोडक्ट्स की, जिससे यहाँ पे आने वाले ग्रोथ में इनको हेल्प हो। सबसे पहले तो कंपनी यहाँ पे जो ओडीएम बिजनेस है सबसे हाई मार्जिन्स उसको बढ़ाने का कोशिश करे, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों सबसे हाई मार्जिन्स वाले बिजनेस है। ओडीएम बिजनेस का अगर मैं बात करूं तो पहले यहाँ पे 453 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का ओडीएम से आता था। इस साल टोटल यहाँ पे
25 करोड़, मतलब 70% से अपने ओडीएम बिजनेस को ग्रो किया है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन बहुत एक्सपेंशन हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो ओडीएम बिजनेस को ये लोग कह रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू का 16 से 17% हमारा ओडीएम बिजनेस है, उसको हम कंटिन्यू जो है वो मतलब सस्टेन रखना चाहते हैं, और इसके लिए हमको और यहाँ पे जो 825 करोड़ का रेवेन्यू किया उसको और बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे 30% की ग्रोथ, मतलब और 250 करोड़ का रेवेन्यू, 1000 करोड़ आसपास, मतलब 1000 करोड़, 1100 करोड़ का रेवेन्यू अभी FY27 जो है उसमें यहाँ पे लगभग 250 करोड़ प्लस, यानी कि 1100 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है ये लोग एक्सपेक्ट कर रही है कि हम लोग यहाँ पे ओडीएम बिजनेस से करें, जिससे हमारा मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंपटीशन कैसा है भाई एज ऑफ नाउ, क्योंकि आप लोग देखोगे तो L&T वगैरह भी ईएमएस स्पेस के अंदर आना चाहते हैं और अनाउंस किया है उन्होंने भी वहाँ पे कैपेक्स। तो कंपनी कह रही है कि देखो हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर 40 ईयर्स से जो है वो ऑपरेशनल है, और उसके अलावा हम जो है वो लगभग 96 से जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट। जब चाइना अपने प्राइम में थे तब भी हमको कंपटीशन जो है वो इतना दिक्कत नहीं दिया, तब वहाँ पे डोमेस्टिक कंपटीशन भी बहुत अच्छा था, और हम लोग जो टायर 2 लेवल के ग्लोबल कंपनीज है ईएमएस के, उनके साथ compete कर रहे हैं। तो क्या हम डर गए उससे? जी बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का क्या है कि सिंपल सा, हम लोग बहुत अच्छा कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट्स को। हमारा फोकस रहता है कि हम लोग कॉस्ट को जो है वो अच्छे से डिलीवर करें, एफिशिएंसी बाइंग करें हमारे रॉ मटेरियल्स के अंदर, और इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन एंड ये ग्लोबल कस्टमर्स को और अच्छे रिलेशंस के साथ हम लोग यहाँ पे ऑनबोर्ड करें, और ये सारी चीज़ें हमको कॉन्फिडेंस देती है। कंपटीशन से हम लोग नहीं डरते, तो अच्छी चीज़ है। बाकी क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, एक इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा सवाल इनको पूछा कि आपकी ग्रोथ तो इतनी अच्छी आ रही है तो कहाँ से आ रही है, मतलब आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं या अपने लाइक मार्केट शेयर को गेन कर रही है। तो कंपनी कह रही है भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी आपने। और देखो हमारी क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी है। एक तो यहाँ पे जो है वो हम लोग अपना पोर्टफोलियो जो है वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो मतलब ग्रोथ आया है। ठीक है, पहले हम लोग मेडटेक प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, अब यहाँ पे 7 to 8% का रेवेन्यू जो है वो मेडटेक बिजनेस से आता है। उसके अलावा डिफेंस के प्रोडक्ट, रिन्यूएबल के प्रोडक्ट भी आगे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, और पहले क्या था, ये हाई वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिगर कस्टमर्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई एक चीज़ या दो चीज़ के ऊपर हमारा ग्रोथ डिपेंड नहीं है, हम लोग काफ़ी डाइवर्सिफाइड सोच रखते हैं। ठीक है, और कंपनी कह रही है कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ जो है वो मार्केट शेयर गेन करने से और वॉलेट शेयर गेन करने से आता है, और हमारी टीम उसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो बहुत अच्छी चीज़ कंपनी ने बोला, इनका जो ग्रोथ आया है वो क्वालिटी वाइज काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनसे, उसके अलावा वॉलेट शेयर ग्रो कर रहे हैं और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से तो आगे आने वाले टाइम में भी कंपनी कह रही है ये टोटल यहाँ पे 600 बिलियन की जो है वो मतलब नॉर्थ ऑफ 6 बिलियन की पूरी इंडस्ट्री है, और यहाँ पे आराम से हम लोग आने वाले 2 से 3 साल में, 2 से 5 साल तक 30 to 35% से ग्रो कर सकते हैं। बहुत बड़ा यूज मार्केट्स हमारे लिए अवेलेबल है, और इसमें जो ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग कंपनी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, उसको उनके लिए भी ग्रो करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ये लोग कह रहे हैं हम तो अभी काफ़ी छोटे कंपनी उनके मुकाबले। ठीक है, और हम लोग सिर्फ इंडिया नहीं, लेकिन हम लोग पूरे ग्लोबल वाइज भी जो है वो हमारे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे बहुत बड़ा यूज मार्केट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, बाकी के सोलार करके कंपनी है दोस्तों, इनके साथ इन्होंने यहाँ पे जो है वो एक जॉइंट वेंचर किया था, जिसके तहत ये जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलार के इन्वर्टर्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाले थे। शायद प्रीमियर एनर्जी के साथ मिलकर इन्होंने के सोलार को जो है वो एक्वायर करने का प्लान किया था, लेकिन ये पूरा डील जो है वो कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हुआ है? क्योंकि जो कंडीशंस है दोनों के वो नहीं हो पाए मीट, जिसकी वजह से ये जो है वो डील कैंसिल हुए। लेकिन कंपनी कह रही है कि हमारा जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर आने का, यहाँ पे बहुत ही यूज स्कोप नजर आता है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट नजर आते हैं कंपनी को। तो इस वजह से जो है वो हमारा पूरा प्लान जो है वो हम नहीं, मतलब हमारा अभी जो प्लान था आने का रिन्यूएबल एनर्जी में वो हमने खत्म नहीं किया, सिर्फ डील कैंसिल हुई है। तो अभी कह रहे हैं कि हम एक्वायर करना ही नहीं है हमको कोई कंपनी को, हम अपना ग्रीनफील्ड कैपेक्स के तहत हम अपना खुद का प्लांट जो है
वो मैं अभी यहाँ पे बनाएंगे, ग्रीनफील्ड कैपेक्स करेंगे और आने वाले टाइम में इसका अनाउंस करेंगे, ठीक है। और इनका बहुत सॉलिड इंटेंट है इन्वेंटर बिजनेस और अदर जो रिलेटेबल प्रोडक्ट है सोलार के उसमें आने का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सारे ही दोस्तों चीज़ें जो है वो मैंने ढूंढ ढूंढ के, और मतलब कुछ भी रह ना जाए उसके लिए मैंने खुद से पहले तो कॉल पढ़ा, वहाँ पे नोट्स बनाए, उसके बाद जो है वो चीज़ों को समझा, और उसके बाद जो है एआई का भी मैंने यहाँ पे जो है वो हेल्प लिया कि किस तरीके से मैं कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही है। उसके बाद मैंने पीपीटी बनाया और आपके सामने वीडियो लेके आया। वो तो आपको वीडियो पसंद आए, वैल्यू ऐड हुई आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर बताना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। बाकी वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो देखो ये लोग 35%। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें जो कंपनी ने बताई है वो ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोल दिया तो हो ही जाएगी। हमको कंटिन्यू जो है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमको कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा क्वार्टर बाय क्वार्टर। और इसी वजह से एक्टिव इन्वेस्टिंग, जब आप डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग करते हो तो आपका रोल एज एन एक्टिव इन्वेस्टर बढ़ जाता है। आप छोड़ नहीं सकते कोई भी स्टॉक को खरीद के, अगर आप डिसीजन लेते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आपको देखना पड़ेगा। कल को देख के जो बोला सिरमा ने वो नहीं किया तो स्टॉक की पनिशमेंट होगी, बहुत अच्छे से पनिशमेंट होगी। तो दैट्स वाई लाइक यू शुड कीप लाइक ट्रैक दिस कंपनीज। तो आप लोगों को जो है वो पता चलता रहे कि कंपनी जो बोल रही है वो कर रही है। एज ऑफ नाउ सिरमा जो बोली थी वो करके दिखाया है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के अंदर ऐसा नहीं कि पास्ट में करके दिखाया तो आगे करके दिखाएंगे ही, ठीक है। और ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके स्टडी के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ये कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वैल्यूएशंस भी आपको बता रहा हूँ, वो ये अजम्पशंस है, एस्टिमेशंस है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो आपको अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट का बहुत सब्जेक्टिव होता है, अपने बेस पर ही लेना है, अपने चेकलिस्ट को टिक मार्क करके ही लेना है, किसी और के रिकमेंडेशन के ऊपर या किसी और की बातों को सुन के नहीं लेना है, ठीक। हाँ, नॉलेज के लिए सुनिए, लेकिन डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो देखो 35% का ग्रोथ कंपनी अज्यूम कर रही है। अभी कितना 4800 करोड़ के आसपास का कंपनी ने कुछ रेवेन्यू किया, समथिंग अबाउट 4800 करोड़ आसपास का। और अगर 35% का ग्रोथ अज्यूम करें तो करीबन 6500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी का FY27 में हो सकता है। और पैट की अगर बात करें, 7% के पैट मार्जिन पूरे ईयर के बेस पर कंपनी ने डिलीवर किए थे। तो उसको अगर हम लोग सस्टेन रखें, उसमें अगर इंप्रूवमेंट भी ना देखें, क्योंकि ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी चल रही है उसकी वजह से, तो पैट कंपनी का 455 करोड़ का हो रहा है। एज ऑफ नाउ कुछ 340 करोड़ का पैट हुआ था। एज ऑफ नाउ अगर उसमें देखें तो 455 करोड़ का पैट हो सकता है। तो अगर एज ऑफ नाउ कंपनी का 19,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप रोज रोज बदलता रहता है। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 19,400 करोड़ के आसपास का है। ये आगे जाके ये वैल्यूएशन थोड़े से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 455 करोड़ के पैट को हम लोग डिवाइड करते हैं इनके मार्केट कैप से, तो फॉरवर्ड पी इनका निकल के आता है 42 का। और 42 का अगर हम लोग यहाँ पे पी जो है वो इनके ग्रोथ 35 से हम लोग जो है वो वहां पे अगर हम लोग देखें तो पैग निकल के आता है 1.2 का, ठीक है। तो 35% का जो कंपनी ने ग्रोथ बोला वो करके दिखाता है कंपनी, और यही मार्जिन्स को सस्टेन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जो पैग निकल के आता है वो 1.2 का है, फॉरवर्ड पी 42 का। थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, लेकिन भाई कंपनी डिलीवर भी उस तरीके से कर रही है, जिस वजह से तो कंपनी को यहाँ पे मार्केट इतने एक्सट्रीम वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लोबल टेलमेंट्स चल रहे हैं वो कंपनी को कैसे इफेक्ट करते हैं और आगे कंपनी ने जो बोला है किस तरीके से करके दिखाती है, इसके लिए हमको कांस्टेंट जो है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जो ग्रोथ कंपनी यहाँ पे डिलीवर करती है वो कितना चीज़ें बोली है और कितना डिलीवर करती है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। एज ऑफ नाउ यही कुछ चीज़ें हैं। इसमें अगर कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट्स के अंदर आप लोग बता सकते हो, मैं जरूर से आंसर करूंगा। हाँ, आपको आप ये इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। अगर डिसीजन को लेने को लेके आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स के अंदर अगर कुछ फीडबैक है तो जरूर दीजिएगा। मेरा आप लोगों को लग सकता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो, क्योंकि मैं नया हूँ इस फील्ड के अंदर। वीडियो मतलब मार्केट में तो काफ़ी पुराने टाइम से है, वीडियोज़ मैं पहली बार बना रहा हूँ थोड़े टाइम से, तो दैट्स वाई। लेकिन धीरे धीरे हम लोग आपके वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वैल्यू ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे और विद द टाइम नई नई चीज़ें लेके आएंगे। और डेफिनेटली अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कुछ आप लोगों को लगे कि ये चीज़ मेरे को ऐड करवानी है या फिर ये चीज़ आप और बेहतर कर सकते हो, सजेशंस है वो भी बेझिझक आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।